ज़्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले समझदार निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे, इसलिए उन्हें संपत्ति में निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनके दायित्व जैसे मार्गेज और क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा होते। यह चित्र 1000 शब्दों की तरह एक कहानी बताता है। पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेश कर रहे थे और उन्होंने अपने दायित्वों को कम से कम रखा था। अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम से इतने ज़्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता जाता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है, अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं। अमीर लोगों और ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं? अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं? यह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मध्यम वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी मूल आमदनी तनख्वाह से होती है और जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति है और इसलिए वे आमदनी दिलाने वाली संपत्ति में निवेश नहीं करते। मध्यम वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है? ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली यह कि खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरी यह कि तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज़्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज़्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरियों में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी जीवन शैली कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में नौकरियों में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मध्यम वर्ग पैसे के मामले में कितना असुरक्षित है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 41 के प्लान आ गए हैं। सोशल सिक्योरिटी निश्चित रूप से संकट में है और इसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मध्यम वर्ग में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मध्यम वर्ग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स और मार्केट चुकाने में, अपने बच्चों की शिक्षा की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सकें, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। चूँकि म्यूचुअल फंड कई तरह के निवेश करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह टुकड़ों में बंट गया है या डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का यह समूह म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर के डाइवर्सिफाई सिद्धांत को सही मानता है। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली त्रासदी यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण औसत मध्यम वर्गीय लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली ही रहता है
जहां से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्वों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर करता है। और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस खंड में शुरू में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इसमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे लोकप्रिय और बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ाते रहें। अपने दायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे पैसा आपके संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपकी संपत्ति वाला कॉलम इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक फायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जिनमें $5,000 की रकम जल्दी ही $10 लाख या इससे ज्यादा हो जाती है। ऐसे निवेश जिन्हें मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा मानता है। निवेश जोखिम भरा नहीं है, यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षरता है, जो उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा। एक कर्मचारी होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी नौकरी का पैटर्न सामान्यतः यह होता है। नंबर 1, आप किसी के लिए काम करते हैं। तनख्वाह पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। नंबर 2, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएंगे इसके पहले कि सरकार आपकी तनख्वाह में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। नंबर 3, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं, तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज़्यादा मेहनत से किसी और को ज़्यादा फायदा होता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, तो फिर आपको यह नहीं पता होता कि आपके लक्ष्यों को किस तरह से निर्धारित किया जाए। ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी तनख्वाह के सहारे ही संपत्ति बनाना चाहते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं। कब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अमीर है, कि उसके पास दौलत है। संपत्ति और दायित्व की मेरी अपनी परिभाषाओं की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बकमिंस्टर फुलर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तुविद इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठीक मतलब समझ में नहीं आया था, परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले दिनों में जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत कीमती है, परंतु इस परिभाषा से सचमुच सही आकलन नहीं किया जा सकता। मैं अब आकलन कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए मेरे लक्ष्य के संदर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि
नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती है जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वह वस्तु जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम के कैश फ्लो का दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण लें, यह कहें कि मेरे पास हर महीने में संपत्ति वाले कॉलम से $1000 का कैश फ्लो है और मेरा खर्च हर महीने $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है? अब हम बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा की तरफ चलें। उसकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस परिभाषा के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूं। जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने $2000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, परंतु मैं दौलतमंद जरूर हूं। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफ़ी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इसके पहले अपनी संपत्ति से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूं। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था, जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हो गया हूं। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी दूं तो भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाले अतिरिक्त कैश फ्लो को फिर से संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाएगा। मेरी संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज़्यादा पैसा जाता है, मेरा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहता है। मेरा संपत्ति वाला कॉलम जितना ज़्यादा बढ़ता है, वहाँ से उतना ही ज़्यादा कैश फ्लो आता है। और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ, तब तक मैं और ज़्यादा अमीर बनता रहूँगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से आ रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया चलती रहती है, मैं अमीर बनने की राह पर तेजी से चलता रहूँगा। अमीर की असली परिभाषा देखने वाले की निगाह में होती है। आप कभी अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते। इस आसान सबक को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग दायित्व खरीदता है, परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा? इस सवाल का जवाब क्या है? मैकडॉनल्ड्स के मालिक की बातें सुने। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 4 की तरफ, जो है अपने काम से काम रखो। आपका दिन शुभ हो। रिच डैड पुअर डैड, अध्याय 4, अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्रोक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की कक्षा में व्याख्यान दें। मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंघम वहां एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और प्रेरणादायक चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनकी फेवरेट बार में चलेंगे। रे तैयार हो गई। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई, तब रे ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? हर कोई हंस पड़ा। ज़्यादातर एमबीए विद्यार्थियों को ऐसा लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है? विद्यार्थी दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्ग बिजनेस में हैं? रे हंस दिए। मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहेंगे। वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्ग बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरिए को समझाने के लिए काफी समय लिया।
अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का मूल लक्ष्य हैम्बर्ग फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मूलतः वह आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्राक के संगठन की फ्रेंचाइजी चेन का सदस्य बनता था, वह भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडोनाल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी बड़ा ज़्यादा रियल एस्टेट है। आज मैकडोनाल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। कीथ ने कहा कि यह उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले अध्याय के अंत में हमने यह बताया था कि ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मॉर्गेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडोनाल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्राक ने सिखाया था। यह अमीरों का रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है, अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। एक बार फिर एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यहाँ एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चित्र दिया गया है जो रे क्राक की सलाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में अकादमिक कुशलताएं विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है। उनकी जिंदगी उनकी तनख्वाहों के चारों तरफ घूमती है, या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ और ज़्यादा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यताएं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती हैं, परंतु ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपका बिजनेस क्या है? और वे कहते हैं, मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? और सामान्यतः उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्राक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैम्बर्ग फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैम्बर्ग फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप ऑटो मैकेनिक का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उन्हें अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। आपका बिजनेस आपकी संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 नियम यह जानना है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर होता है और इसलिए हमें संपत्ति ही खरीदना चाहिए। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं
जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है, मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूँ, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए, मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें तनख्वाह ज़्यादा है। कई समूहों में ये समझदारी के विचार हैं, परंतु अगर आप रेख राख की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित किए हुए हैं, और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है तभी वह आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के ज़्यादातर लोग पुरातनपंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उनका आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं, वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी कि उनका घर, वह उन्हें जिंदा मार रहा है। उनकी घर नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही है। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति उन्हें जिंदा मार रही थी। गैरेज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो संपत्तियां थी, पैसे के संकट के समय में वे उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए आवेदन फार्म भरा है। नेटवर्थ खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है। यह रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीज़ों को संपत्तियां माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तकें, स्टीरियो, टेलीविज़न, अरमानी सूट्स, कलाई घड़ियाँ, जूते और दीगर चीज़ों को संपत्ति वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था। वे यह जानना चाहते थे मेरे पास एक सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किए। जिंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते। मैं हर बार चौंक जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ कि उनकी नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसा ही कोई और आंकड़ा। नेटवर्थ के सटीक न होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, आपकी प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के इस गहरे संकट में डाल देते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्यतः उस मूल्य से बहुत कम में बिकती है जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अगर संपत्तियों को बेचने से कोई फायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन में नौकरी को करते रहें, परंतु अपनी संपत्तियों को खरीदना भी चालू कर दें। ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीज़ों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार को शोरूम से बाहर निकाल कर ले आते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदे के कुछ ही मिनटों बाद $150 मूल्य का हो गया था। वयस्कों के लिए यही सही है कि वे अपने खर्च कम कर लें, अपने दायित्वों को घटा लें और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को
जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फर्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे घर छोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसे, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी के बहुत सालों तक कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, तब ज़्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मैं तो आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियों के संग्रहण की प्रेरणा दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असली संपत्तियां कई तरह की होती हैं। नंबर 1, ऐसी बिजनेस जिसमें मेरे होने की ज़रूरत न हो। मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ, परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। नंबर 2, स्टॉक। नंबर 3, बॉन्ड। नंबर 4, म्यूचुअल फंड। नंबर 5, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। नंबर 6, नोट्स, IOU। नंबर 7, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी। नंबर 8, और ऐसी हर चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। जब मैं छोटा था तब मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते होगे तो तुम इसका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और ज़मीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ। मैं सारा दिन उन्हें निहार सकता हूँ। जब समस्याएं होती हैं तो वे उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल एस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, न कि कोई कॉरपोरेट व्यक्ति। अपने शुरुआती सालों में मैं बड़े संगठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में, US मरीन कॉर्प्स और जेरॉक्स कॉरपोरेशन में। मैंने इन संगठनों में बिताए समय का मज़ा लिया और मेरे पास कई सुखद यादें हैं, परंतु भीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी चालू करना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वह भी सामान्यतः छोटी कंपनियों के होते हैं और कई बार तो मैं कंपनी चालू करता हूँ और उसे सार्वजनिक बना देता हूँ। नए स्टॉक के शेयर में कीमत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे खतरनाक हैं भी, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यह होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी स्थिति रियल एस्टेट की रणनीति होती, छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उसे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इस तरह अपने फ़ायदे पर टैक्स चुकाने से बचता रहता हूँ। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्य तौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूँ। वर्षों तक जब मैं मेरिन कॉर्प्स और जेरॉक्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं अपनी दिन की नौकरी करता, परंतु मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स की खरीद फरोख्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर जोर दिया। जितनी अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेशों का विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था।
और उसे सफल बना सकता था, जब तक कि